हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ए क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने न्यूक्लियस और द मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया था। उसमें अपन ने जस्ट न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा समझा था कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, कहाँ से आया है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस डेंसिटी एंड सम मोर थिंग्स वी कैलकुलेटेड अबाउट न्यूक्लियस। तो अभी और आगे इसमें बढ़ते हैं, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट एक्चुअली। तो लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स एक्चुअली हियर बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। सो let me write here masses of electron, proton and neutron or hydrogen atom also, because these masses are required. And one more thing, actually we defined we studied a new unit for mass, because when masses are very small then we generally measure, or mostly in this chapter we measure the mass in terms of AMU, atomic mass unit. And yes, I remember that there is just one small correction. So I defined 1 AMU is equal to 1 by 12th, is it, mass of atom, single atom, mass of a atom of carbon 12, is it। तो एक कार्बन 12 का एक एटम का जो मास होता है, लाइक इज इट 1 by 12 of that is AMU, और इसको हम डिफाइन करते हैं 1 by NA। NA is the Avogadro number and we write 1 by 6.022 into 10 to the power 23. So I did just one small mistake in the last part here. I used this 6.66 something actually. Just make that correction. So this is your AMU and we are getting this value 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और इसमें भी अगर इसको हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं कभी कभी, वी राइट इट 1.656 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम और 27 kg. So that was just a small correction. You mark this actually. That in last class I just made this small error. Okay, so first is here masses. So mass of electron, तो ME kg में होता है ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अगर इसको हम AMU में कन्वर्ट करते हैं देन इट कम्स आउट विद 0.0005486 AMU, और इसको मैंने बताया था स्मॉल u से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। मास ऑफ प्रोटॉन, सो प्रोटॉन का मास होता है इट्स 1.6726 into 10 to the power minus 27 kg. In AMU it comes out to 1.00, this is 7276 AMU. कभी कभी ये किसी लास्ट और सेकेंड लास्ट डिजिट में मे बी लाइक इन डिफरेंट बुक यू मे फाइंड जस्ट स्मॉल चेंजेस एक्चुअली। इफ दैट इज द कंडीशन यू गो लाइक जो तुम्हें प्रॉब्लम में मेंशन कर रखा है उसके हिसाब से आपको जाने का, राइट। इफ देयर इज सम लाइक इज इट डिफरेंस कमिंग इन दैट केस। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन and this is equal to Mn 1.6750। अब इसको क्या है 1.6749 समथिंग भी रहता है कुछ बुक्स में, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें अलग हो सकती हैं। इट कम्स 1.00865 AMU। Similarly mass of hydrogen atom, that is mass of proton plus mass of electron। तो हाइड्रोजन एटम का मास आता है 1.6729 माइनस 27 kg। 1.00, this is 78 AMU। ये आपको at least if you are not able to remember, it's not a problem, because most of the time it will be provided to you in the question actually, and we do not even expect from you people to remember, but still if you are just having some rough idea it will help you। और कहाँ हेल्प करेगा मैं वो भी आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा, अदरवाइज वी नॉर्मली गेट कंफ्यूज, कहाँ कंफ्यूजन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट आप रफ आइडिया के लिए ये रख लो कि हाइड्रोजन का मास एक्चुअली 1.0078 AMU होता है, प्रोटॉन का मास 1.0072
2 होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चंस में दिया जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और उसकी जगह एक्चुअली में तुम्हें हाइड्रोजन का मास दे दिया जाता है, देन देयर बाय डिफॉल्ट इट एक्चुअली इंक्लूड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो वो चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती हैं, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस देयर वी विल रिक्वायर। सो दिस इज अबाउट सिंपल masses of different like particle which we will be required, is it? So next here is Einstein's mass energy mass equivalence। इसमें मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था, जो फिजिक्स है बेसिकली उसको हम लाइक वी कैन कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज ब्रॉडली, एक आइंस्टीन और बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स और आइंस्टीन और क्वांटम आल्सो यू कैन से। तो न्यूटोनियन फिजिक्स में क्या होता है कि मास एंड एनर्जी को हम एकदम अलग अलग ट्रीट करते हैं, करेक्ट ना, कि मास अलग प्रॉपर्टी है, अलग क्वांटिटी है एंड एनर्जी इज टोटली डिफरेंट। यू कांट मिक्स देम, यू कांट कन्वर्ट एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी, दैट इज इन न्यूटोनियन फिजिक्स एक्चुअली। ओके, और आइंस्टीन के जो है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। आइंस्टीन बोलते हैं कि एनर्जी एंड मास बोथ आर एग्जैक्टली सेम थिंग, मीन्स एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास, मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। So according to Einstein, yes, energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. तो वो जो conversion factor होता है, क्या है, कैसे conversion है, that we define as Einstein's mass energy और energy mass equivalence. तो Einstein बोलते हैं if let's say m mass is converted, is it completely into energy, then the equivalent energy released, is it, or means converted energy is given by E equal to m into c square। m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो यहां पर आता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब कि अगर m मास पूरी तरह से पूरा कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी उसके इक्विवेलेंट निकलेगी, कितना, दैट इज गिवन बाय एम सी स्क्वायर, में सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली लाइक जरूरत पड़ती है। सो लेट्स से इफ m इक्वल टू 1 AMU mass is converted into energy, then how much energy will be released? So that energy equal to, we can write 1 AMU, so it's 1.656 into 10 to the power minus 27 kg into, this is 3 into 10 to the power 8 square, clear? तो ये आता है एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 1.656 into 10 to the power minus 27 into, this is 9 into 10 to the power 16 joule. This is actually energy equivalent to 1 AMU mass, right, in joule, and this quantity is actually, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पावर कितना आ जाएगा 16, so it's power something 9 into this multiplied by that will be equal to some power minus 11. तो ये एनर्जी काफ़ी छोटी है, so we use actually another quantity, another unit for energy, that is called electron volt, is it? So this is also equal to 1.656 into 10 to the power minus 27, 9 into 10 to the power 16 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, then this comes in electron volt। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 11 बचा, ऊपर जाएगा तो ये पावर 8 हो जाएगा, दिस ऑलमोस्ट कैंसल एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट, इट कम्स एक्चुअली 931.5 into 10 to the power 6 electron volt, and we write it 931.5 mega electron volt. Okay, one more thing actually here,
इसको कुछ बुक्स में सीधा सीधा आपको 931 दे रखा होता है. So when you are solving problem according to that book, just take that value actually, because answer will match according to that. In some book you may find it 931.6 mega electron volt also, or in some 931.4. so go according to that, nothing is wrong, it's just like approximation actually कि उन्होंने कहाँ तक कितना approximate उसको value लिया है, right? So there is nothing wrong in that case. तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं like it comes out to be 931.5 mega electron volt. इसका मतलब सिंपल सा होना चाहिए, आपको कुछ परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए. कि पहली बात तो अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं कि उसमें हम ये एनर्जी और मास को एकदम अलग ट्रीट करते थे. नाउ चेंज दैट. ओके, अब हमारे लिए क्या है, एनर्जी मास इक्वल है, मतलब दोनों बराबर हैं, दोनों एक को कन्वर्ट किया जा सकता है. करेक्ट. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, क्या कन्वर्जन फैक्टर होगा, दैट आई एम राइटिंग हियर. तो वो आता है यहाँ से आइंस्टीन्स एनर्जी मास और मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, और वो आइंस्टीन बताते हैं कि लाइक अगर एम मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीटली तो एनर्जी रिलीज एनर्जी इक्विवेलेंट विल बी mc². हाँ, अब स्टैंडर्ड वैल्यू क्योंकि हमें नॉर्मली एएमयू की जरूरत पड़ेगी तो हम ये निकाल के देख रहे हैं कि अगर एक एएमयू मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट इज गिवन बाय दिस मच जूल. जूल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस कम्स आउट टू बी दिस, एंड फाइनली वी आर हैविंग सो 1 एएमयू मास is equivalent to 931.5 mega electron volt of energy. So remember this, actually it's going to be useful a lot. इसको बहुत जगह अपन यूज करेंगे. So this is Einstein's mass energy equivalence. Okay, so another point is nuclear binding energy, right? हाँ, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड बिटवीन द प्रोटॉन्स देयर इज वेरी लार्ज लाइक अराउंड 2 प्रोटॉन की भी बात करें तो वो अराउंड 23 क्लो न्यूटन फोर्स उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है. तो मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स, दे आर रिपेलिंग, बट स्टिल न्यूक्लियस इज स्टेबल एक्चुअली, वो एक्सप्लोड नहीं करता है. We finally Einstein explained that there exists another force and that is very strong, and that is your nuclear force actually. तो हमें ये समझ में आता है कि न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है, एंड उसकी वजह से क्या होता है फाइनली न्यूक्लियस ब्रेक नहीं करता है, स्टेबल रहता है. ओके, तो अब देखो जो न्यूक्लियस है, राइट, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस एंड इट इज स्टेबल. तो इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब इसमें ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्लियर. अनदर पॉइंट, ये सिस्टम स्टेबल है, और आपको ये मालूम हो जाना चाहिए, आपको ग्रेविटेशन में भी समझ में आ जाना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई सा भी सिस्टम स्टेबल है देन इट्स टोटल एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव. इज इट? फॉर स्टेबल सिस्टम इट्स टोटल एनर्जी must be negative. आप देख सकते हो कि अगर एक लेट्स से दिस इज अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अभी अगर अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट की आप टोटल एनर्जी निकालोगे, ये भी नेगेटिव एनर्जी आती है जो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, राइट. हाँ, इसको अब बॉडी को अगर हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना होता है देन वी प्रोवाइडेड सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एस्केप वेलोसिटी, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी देनी होती है उसको हम एस्केप वेलोसिटी. तो वो क्या होता है, जब उसकी एनर्जी 0 हो जाती है तो सिस्टम यू कैन सेपरेट इट आउट. तो अभी यहाँ पर भी समझो, एक्चुअली में यहाँ पर भी क्या है कि न्यूक्लियस में अभी क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाउंडेड हैं, दे आर स्टेइंग टुगेदर. दैट मीन्स, एंड अनदर थिंग इज, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एक न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स भी होना जरूरी है. अगर वो रिपल्सिव होगा तो स्टेबल डेफिनेटली नहीं होगा. तो प्रॉब्लम ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इज रिपल्सिव, तो वो तो इसको अनस्टेबल बना रहा है, बट उससे भी एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. तो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन उनके बीच में हाईली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स अभी है. तो अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियर, तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, एंड दैट मस्ट बी नेगेटिव एक्चुअली. तो अभी क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी यो नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है. क्लियर.
बिकॉज यहाँ पे देखो आगे चीज़ें हम ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इट्स लाइक गोइंग टू बी अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो अपन को अल्टीमेटली समझना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, थ्योरी ऑलरेडी डेवलप कर दी गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी, वी आर ट्राइंग टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो अभी हमें ये समझ में आ गया कि अब इसके लिए क्या करो, अभी जस्ट फॉर दिस पॉइंट एक्चुअली आप एक मोमेंट के लिए थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको साइड में करके चलो, और उसको थोड़ा मतलब कि उससे भी डोमिनेटिंग कोई पावरफुल चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसके इफेक्ट को हमें कंसिडर करके चलना है, एंड दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है। तो उसकी वजह से क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, तो डेफिनेटली द सिस्टम विल हैव सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो that's why this system can be say, we can say it's not stable, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी देखो क्या है कि अगर आपको इसको अब दूर करना है, लाइक प्रोटॉन्स को और न्यूक्लियस को, मतलब डिसमेंटल करना है, इसको सेपरेट करना है, तो अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इसको खींच रहा होगा, उनके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग। तो मीन्स लाइक इफ दिस इज आई विल से कि यहाँ पे ये बहुत सारे न्यूक्लियस है, like this, is it? तो इसमें कुछ प्रोटॉन, लेट्स से सम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितने हो गए, 3 तो 5, और लेट्स से 5 प्रोटॉन हो गए एंड 4 न्यूट्रॉन हो गए। सो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियस, राइट। अब अगर इसको आपको ब्रेक करना है, देन व्हाट विल हैपन, एक्चुअली ब्रेक करना है, देन इट विल लाइक सेपरेट आउट, मतलब इनको आपको अलग अलग भेजना है, अलग अलग जगह पे। सो 4 3 7 8 9, इज इट? सो लेट्स से दिस इज प्रोटॉन 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 और 1 मोर प्रोटॉन। तो इनको लाइक काफी ज्यादा सेपरेशन पे, सो इज इट सेपरेट nucleons. Then what will happen, actually this system, so you need to supply some this plus some energy you need to supply, then it will be equivalent to this system. समझ में आ रही चीजें कि ये सिस्टम अभी क्या हो रहा है, बेसिकली बाउंडेड है कुछ एनर्जी, तो आप इन पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। जैसे हम सिंपल कहें कि अर्थ है और कोई सा भी छोटा पार्टिकल ले लो, तो वो अर्थ से बंधा हुआ है कुछ एनर्जी से। अब उतनी एनर्जी आप उस पार्टिकल को दे देते हो तो उसको अर्थ से आप अलग कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम मैनर में अभी ये एक न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आपको इसको न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है, इफ यू वांट टू सेंड देम टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन यू मस्ट सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज इट? दूसरी तरीका से हम समझ सकते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इज इट, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने क्या किया, लाइक एक न्यूक्लियस है, मतलब एक न्यूक्लियन है, प्रोटॉन मान लिए। अब आप क्या करो, दूसरा प्रोटॉन जब आप यहां लेकर के आओगे, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दैट। नेक्स्ट न्यूट्रॉन लेके आओगे, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन दैट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, लाइक दिस, लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन, इज इट, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, so 3 4 and okay let's say this। तो अभी ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। अगर इनको आपको असेंबल करना है एक न्यूक्लियस के अंदर, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, इज इट, व्हेन दे आर असेंबलिंग 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5, तो ये अगर न्यूक्लियस आपको बनाने का है, न्यूक्लियस, is it? At that time when these are assembling, some energy will be released, is it? So this energy is called the binding energy of nucleons, is it? So I can write actually here, inside the nucleus, the nucleons are bounded together by some, you can write by strong
nuclear force or energy, right? And to separate all the nucleons, some energy must be supplied from outside. This required energy is called binding energy of nucleus. तो इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में आपने ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ग्रेविटेशन में पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी होगी, वहां पे जो मीनिंग था एग्जैक्टली वही है। बस यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन आ सकता है वो आ सकता है कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन लग रहा है, फिर बाइंडिंग एनर्जी कैसे हो सकती है। फॉर दैट कंफ्यूजन जस्ट कीप असाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, बिकॉज उससे भी हैवी पावरफुल यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है, एंड दैट इज योर न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी जस्ट न्यूक्लियर फोर्स को ध्यान में रखते हुए, तो उस केस में अट्रैक्टिव फोर्स तो डेफिनेटली देयर विल बी सम बाइंडिंग एनर्जी, अट्रैक्टेड है मतलब आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं। सो इफ यू जस्ट वांट टू सेपरेट देम आउट, अगर आपको बाहर निकालना है, देन यू नीड टू सप्लाई दैट अमाउंट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज योर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस. Is it? So this is about binding energy. Another important thing here actually is that अब ये एनर्जी कितनी है, क्योंकि the question mark is that जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हमें फोर्स मालूम है, उनके बीच में सेपरेशन मालूम हो, तो हम इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग, वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग. तो वहां से हमें सब कुछ मिल जाएगा कि हाँ कितनी एनर्जी बाइंडेड है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. लेकिन जब न्यूक्लियर फोर्स मैंने बताया था, डिस्कस किया था, उस टाइम पे आपको बोले थे दैट न्यूक्लियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻n. Sorry, like is it 1/r⁻, and this n is still unknown. तो मतलब we don't even have some expression of nuclear force. तो उस सिचुएशन में आप ये एनर्जी कैसे निकालोगे? That is another thing. तो इसके लिए like scientists did some observations, उन्होंने बहुत सारी चीजें and they finally got some conclusion actually. Is it? तो उन्होंने क्या देखा actually में कि अगर ये like जो न्यूक्लियस बाउंडेड है, मतलब एक असेंबल और स्टेबल न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स हैं. यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इज दैट कि अगर मैं इनका, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, 4 न्यूट्रॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन है. न्यूट्रॉन का मास हमें मालूम है, प्रोटॉन का मास हमें मालूम है. अब मैं इन सबके मास को अगर ऐड करता हूँ, देन दिस मास इज इट सेपरेट, और यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस बन गया उसका मास देखता हूँ. It was observed that actually these two masses are not different, not same actually. They are different. Understanding? तो वहाँ से फिर से समझ में आ जाता है कि like from there we can calculate even the binding energy actually. So let me tell you like one more concept, one more point here, that is called mass defect. Then we will calculate binding energy. Is it? So by this time you must be like clear with the term. हाँ, अब मैं अगर ये बोल देता हूँ, लेट्स से इफ ये जो कि टर्म है मैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डेल्टा एम इज इक्वल टू एम, इज इट? यहाँ पर क्या होगा, इसका मास में ये जो टोटल का इंडिविजुअल मास है ये मैं एम प्राइम ले लेता हूँ, और इसका मास ये एम ले लेता हूँ. तो इस सिचुएशन में होता क्या है, बेसिकली दिस एम प्राइम मास, इनका जो इंडिविजुअल मास है वो ज़्यादा होता है. ऑब्जर्व्ड, ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीजें हैं. तो दिस मास इज हायर देन दिस मास एक्चुअली, इज इट? सो इफ आई राइट डेल्टा एम इज इक्वल टू एम प्राइम माइनस एम. अब एम क्या है, दिस सेपरेट इंडिविजुअल पार्टिकल का मास. एम क्या है, मास ऑफ, तो इसको हम बन लेते हैं एम प्राइम इज ऑब्जर्व्ड मास, सॉरी एम प्राइम इज एक्सपेक्टेड मास of nucleons. Just one second. Okay, and m is observed mass
of, you can write nucleon or nucleus. So it is observed that actually m prime is greater than m. तो जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, इसको हम मास डिफेक्ट, जिसको मैं अभी थोड़ा अपन लाइक मास डिफेक्ट, तो जो एनर्जी होती है इस सिचुएशन में, मैं इसको थोड़ा सा लाइक वापस आए अभी, देन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, यू विल राइट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना, जिसको अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में अभी आगे इसको बताते हैं. सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी क्लियर टू यू, क्या है मतलब और कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू दिस एक्चुअली. ओके, सो द मास डिफेक्ट, लेट मी टेल यू दिस एक्चुअली. सो मास डिफेक्ट में देखो है क्या यहाँ पे, तो हियर वन थिंग इज कि ये अपने पास एक न्यूक्लियस है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सो ऑन, इट्स देयर एक्चुअली, राइट. और मैं अभी के लिए जस्ट एक न्यूक्लियस की ही बात करता हूँ, सो एटम को अभी हम भूल जाते हैं. दूसरी सिचुएशन है कि मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट्स से मैंने कहा कि कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे इस सिचुएशन के लिए मैं बात कर देता हूँ, तो 3 नंबर ऑफ क्या है प्रोटॉन, लाइक 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन, इट्स दिस वन एक्चुअली. इनसे मिलकर के ये बना है न्यूक्लियस. नाउ तो मेरे पास प्रोटॉन का मास सेपरेटली है, न्यूट्रॉन का मास भी सेपरेटली है, मैं इसका मास इज इट कैलकुलेट कर सकता हूं. न्यूक्लियॉन्स इज इट, तो ये जो होगा इसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्टेड मास, कि मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो मास एक्सपेक्टेड होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये जो मास आएगा ये एक्सपेक्टेड मास हो जाता है. दूसरा है कि ये जो न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस का मास इज इट, सो अनदर मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मास. ये कहां से आता है, दूसरा अपन ने किया मास ऑफ न्यूक्लियस एम दिस ऑब्जर्व्ड मास. तो हमारे पास जो भी एटम है तो मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन का मास को हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस का मास बचेगा. तो ये आ जाता है अपने पास ऑब्जर्व्ड मास. प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो ऑब्जर्व्ड मास है दैट इज ऑलवेज लेस देन दिस एक्सपेक्टेड मास. तो पहली बात तो आपको एक्सपेक्टेड मास का मतलब क्या है वो क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए. ऑब्जर्व्ड मास का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए. Expected mass, observed mass, is it? So it is always observed, it is observed that, or I should write it simply, it is observed that the observed mass of nucleus is found to be smaller than expected mass of nucleus. ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली चीजें मेजर्ड हैं, देखी गई हैं, राइट. तो मास डिफेक्ट क्या है, द डिफरेंस in observed mass and expected mass, or an observed mass of nucleus is called as mass defect. इसको अपन मास डिफेक्ट, तो डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट इज कमिंग आउट टू बी एम, हियर यू कैन राइट एम, इट्स एक्सपेक्टेड बिकॉज इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस एम ऑब्जर्व्ड. जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, है ना, सो हियर वी हैव जस्ट वन सिंपल एग्जांपल. तो हीलियम अपने पास होता है He2 4, इसका जो एम ऑब्जर्व्ड मास है इट कम्स आउट टू बी बेसिकली
दिस इज 4.002603 AMU। ओके, और यहां पे आप देख सकते हो कि m एक्सपेक्टेड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है, हीलियम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। ये वैल्यू जब हम अपन रखते हैं 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, इट्स 1.00 ओके। अब देखो इसमें क्या है, ये मास है, इसमें इलेक्ट्रॉन का भी मतलब मास ऑब्जर्व लाइक इंक्लूडेड है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बजाय मतलब प्रोटॉन की बजाय क्या करेंगे, अपन सीधा मास ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं एक्चुअली में, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज प्रोटॉन मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ दिस न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है 1.0078, और ये अगर और डिजिट में जाते हैं तो 25, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है 2 इंटू दिस इज 1.00865, और in sum it's 665. Now after solving this, is it, तो ये जो mass आता है that comes out to be actually this is 4.032980 AMU. Now आप देख सकते हैं कि ये क्या है, calculated mass or expected mass. Now this mass, and you see this is the observed mass, so definitely this expected mass is greater, is it? So here you can see m expected greater than m observed. This difference in this mass minus this mass is termed as mass defect. Clear? अब देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है एक्चुअली में, मास डिफेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी मैं आपको बोला था कि हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड हैं, और उनको अगर आपको सेपरेट करना है तो एनर्जी चाहिए। पॉइंट था कि कितनी एनर्जी, एंड व्हेन इट वाज कैलकुलेटेड एक्चुअली एंड ऑल दैट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड ऑल दैट, फाइनली वी गॉट दैट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज इट for the nucleus, is it binding energy, is equal to the energy equivalent to mass defect, is it? So binding energy is also equal to, okay, let me just erase this. Okay, so here I can write the energy equivalent to mass defect, मतलब कितनी हो जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट टिल टाइम इनटू c स्क्वायर। दिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियस इज कॉल्ड और आल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मास डिफेक्ट अपन को समझ में आ गया। मैं मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और आपको कुछ चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, जो जिससे क्या होगा, आगे चीजें कंफ्यूजन नहीं होंगी। अभी मैंने कैलकुलेट किया, जैसे हीलियम के लिए मैं बता रहा था, हीलियम दिस इज 2,4, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज इट हीलियम, और इसको आप बोल सकते हैं कि लाइक इट इज इक्विवेलेंट टू न्यूक्लियस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, एक तो ये है, इट हैज बेसिकली 2 प्रोटॉन 2, अगर मैं टोटल एटम की बात कर रहा हूं तो इसमें है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी जैसे मैं कैलकुलेशन किया तो उस सिचुएशन में क्या था, मैंने सीधा इसका लाइक ऑब्जर्व मास हीलियम का ही ले लिया, यहां पे मैंने हाइड्रोजन का मास ले लिया प्रोटॉन की बजाय। क्लियर ना? और डायरेक्टली कभी कभी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे तुम्हें क्लियरली मेंशन नहीं रखी होंगी, वो अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन यू देयर आल्सो। तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी आपको प्रोटॉन बोल रखा है और मास दे रखा है हाइड्रोजन का, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली आपके सेपरेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। अगर तुम्हें एग्जैक्टली ये दे रखा है सेपरेटली, लाइक अब यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.00726 AMU, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1.00785 AMU, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, उसको हम मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कहीं अगर तुम्हें 1.0078 समथिंग दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधा उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे अगर आपको ये पूरा मास दे रखा है, राइट, लाइक हीलियम का, और उसमें से इस मास को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली
इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंडिविजुअली मास ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, आप डायरेक्टली हाइड्रोजन का मास भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का भी कंसिडर कर लिया जाता है। पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रह गया, इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट नहीं किया, कभी हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इम्बैलेंस हो जाता है, ये चीज़ें वहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन आप ले रहे हो वो एक्चुअली में एग्जैक्टली या ओनली मास ऑफ प्रोटॉन है या फिर वो मास ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये चीज़ आप जस्ट ध्यान रखोगे, देन देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी चीज़ें और अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर करा देंगे। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस, तो ये आपको मास डिफेक्ट समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक, बाइंडिंग एनर्जी आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे कभी कभी स्टेबिलिटी की बात की जाती है, जो कि अभी मैं और थोड़ा सा आपको डिटेल में फैक्टर्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करूँगा, बट ओके लेट्स कंटिन्यू अप टू हियर ओनली। तो यहाँ पे आपको मास डिफेक्ट समझ में आ गया। लेट्स कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। Okay, let's see one simple application here. The most abundant isotope of helium has a He nucleus whose mass is given by this kg, right? For this nucleus you are asked to find mass defect and binding energy. देखो यहाँ पे अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे ये क्या देखा है, this is actually not mass of helium atom, it's the mass or you can say the observed mass of nucleus. Clear ना? So this is, you can write mass of nucleus. सीधा तुम्हें न्यूक्लियस का मास दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6.6447 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास भी तुम्हें दिया गया है, लेकिन इज इट, सो यू कैन राइट ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, this will be equal to what, 2 times mass of proton plus 2 times mass of what, neutron. There we don't have to consider like electron, क्योंकि यहाँ पे clearly आपको देखा है nucleus whose mass is this। तो अब यहाँ पे expected observed mass क्या निकाल सकते हैं, तो this will be equal to 2 into mass of proton कितना होता है 1.6726 into 10⁻⁻27 kg plus mass of neutron, so 2 times it's 1.6749 into 10⁻⁻27 kg। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली, तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाता है। सो ऑब्जर्व्ड मास m ऑब्जर्व्ड, सो इसमें कुछ नहीं है, आपको जस्ट ये मल्टीप्लाई करके ऐड करने का है, एंड दैट कम्स आउट टू बी, आई एम डायरेक्टली राइटिंग, सो दिस इज इक्वल टू 6.6950 10⁻⁻27 kg। तो ये आ जाता है तुम्हारा ऑब्जर्व्ड मास 6950, यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड मास क्या आ गया, ये क्लियर, सिंपल। बस आपको ध्यान रखने का है कि क्या चीजें एग्जैक्टली दी गई हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। तो ये आ गया अपने पास, ये दिस इज द लाइक ऑब्जर्व एक्सपेक्ट, सॉरी दिस इज व्हाट, आई जस्ट डिड वन मिस्टेक, दिस इज ऑब्जर्व्ड मास। तो यहाँ पे ये जो है वो अपन एक्सपेक्टेड मास निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड मास। तो ये 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, बिकॉज 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आ गया अपने पास, सॉल्व करके ये आ गया। तो मास डिफेक्ट क्या लिखेंगे, मास डिफेक्ट equal to m expected minus m observed and delta m. So this is equal to 6.6950 minus this is 6.6447 into 10⁻⁻27 kg। और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 and this is 50, so basically it will be 3 and 0 and this is 5 0.0 into 10⁻⁻27 kg. So this is mass defect, right? I think there should not be any confusion up to here. Okay, next thing it's asking about binding energy. So B part, binding energy.
तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास डिफेक्ट इज कॉल्ड योर बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी यू कैन राइट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा एम कितना है 0.0503 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज सी स्क्वायर, सो 9 इंटू 10⁻16 जूल. राइट, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी एक्चुअली I'm directly writing the result. It's 4.53 into 10⁻⁻12. It's 4.53 into 10⁻⁻12 joule. So this is the binding energy of helium nuclei. Clear? Simple. There should not be any confusion. Let's see more cases here. Okay, now see next problem. Here atomic mass of helium is 4.0026 U, means AMU, and atomic mass of hydrogen 11 is 1.0078 U, atomic mass unit. Obtain binding energy of this nucleus. तो अब देखो binding energy nucleus की ही पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये observed mass दिया गया है वो nucleus का नहीं है. Atomic mass of this is that. क्लियरली. तो अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारे पास है इट्स हीलियम एक्चुअली, इज इट. और हीलियम में क्या है, तुम्हारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी है एंड प्लस सम बाइंडिंग एनर्जी विल बी. तो यहाँ पे इसका मास तुम्हें दे रखा है सीधा पूरे हीलियम एटम का 4.0026 U एटॉमिक मास यूनिट, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट एक्चुअली, यू कैन राइट 2 हाइड्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन. तो ये मास अपन निकाल सकते हैं. सो दिस मास एक्चुअली एम एक्सपेक्टेड. अब देखो यहां पे क्या है, 2 प्रोटॉन, लाइक हाइड्रोजन में या सॉरी हीलियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है. अब मैं यहां पे अगर ये प्रोटॉन लेता तो मेरे को एडिशनली 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी ध्यान में रखना होता, लेकिन यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां के 2 इलेक्ट्रॉन यहां के सीधा सीधा चले जाएंगे, इज इट. And we will actually get the difference in mass of nucleus or mass defect of nucleus. तो ये expected mass क्या हो जाएगा, 2 into mass of what, hydrogen plus 2 into mass of neutron. So this is equal to 2 into यहाँ पे 1.0078 हाइड्रोजन का मास तुम्हें दे रखा है, प्लस 2 into 1.0087 यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का भी मास दे रखा है. ये अब जब आप सॉल्व करते हो देन वी आर गेटिंग एक्चुअली दिस सॉल्विंग, दिस इज 4.00. just one second, I am directly writing the result actually, you do the calculation. So 4.0330 U atomic mass unit. क्लियर. तो ये क्या आ गया अपने पास, एक्सपेक्टेड मास. तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड मास में हमने एक्चुअली में प्रोटॉन नहीं लिया, हमने हाइड्रोजन लिया है. क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अपने के पास क्या दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, एटम का मास. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूडेड. तो बस ये थोड़ी सी चीजें को, इलेक्ट्रॉन को कहाँ कंसिडर करना है कहाँ नहीं करना है, ये ध्यान रखने का है, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, दिस इज बेसिकली दिस इज 4.00330 माइनस 4.0026, इज इट. सो ये कितना है बेसिकली, जस्ट वन सेकेंड, 4.00, yes. So this solving we are getting actually here 2, 4 and this is yes 4.030, right. Just one second, let me check the calculation. Okay, that's right. So यहाँ पे simply solve करके ये कितना आ जा रहा है अपने पास, you can substitute this is 4, 30 minus 4 and this is 0, 3 left, 0.0304 U atomic mass unit. और बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, तो अपन को पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, सो यू कैन राइट एक्चुअली 0.0304 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 and this comes out to be 28.3 MeV mega electron volt. So this is the binding energy of helium atom. तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है and that will be your binding energy calculation and all that. Okay, next is binding energy per nucleon. Okay, so let's say we have 2 nuclei. Let we have 2 nuclei X and Y, right?
The mass defect corresponding to this is, let me write delta m x, and corresponding to this delta m y. So I can write the binding energy of x, binding energy of y. Let's say this is a delta m x into c square, delta m y into c square. Binding energy निकाल सकते हैं. And the mass number means number of nucleons in x, let's say ax, in mass number of x, ax, and mass number of y, let's say ay. ठीक है? And we have binding energy also. And let's say if I write if ay is greater than ax, clear? Number of nucleons in y is greater than number of nucleons in x. And another condition is binding energy of x. Here binding energy of x is actually greater than just one second. तो अभी पॉइंट यहाँ पे ये है हमारा कि हमें जो न्यूक्लियस की अगर स्टेबिलिटी की चेक करने की बात करें की जाए कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, तो हम जस्ट कंपैरिजन करके देख रहे हैं. तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं एक्स वाई, दोनों का मास डिफेक्ट ये आ गया, इसका ये आ गया. करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी हमने ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं. ठीक है ना. अब मैं ये बोल दे रहा हूँ लेट्स से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स. ठीक है. एंड अनदर कंडीशन ए वाई इज द मास नंबर ऑफ वाई एलिमेंट, वाई न्यूक्लियाई. ax means mass number of x nuclei, and this is also another condition given. तो इस सिचुएशन में अब मैं आपको पूछ रहा हूं which nuclei is more stable, राइट? क्योंकि यहां से आपको क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई y इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई x, और हमें ये भी मालूम है बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मीन्स कि कितनी एनर्जी से न्यूक्लियाई बाउंडेड हैं, राइट? तो उस हिसाब से कैन वी से दैट हियर बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, सो इफ आई से एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y इज greater than binding energy of x, so y will be more stable. Can we comment this? Is this statement correct or wrong? क्या ये so the point यहाँ पे देखो ये है यहाँ what I am trying to say you. Let me just give you one another example here. Consider कर लेते हैं let's say iron 56 and bismuth 209. तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है मैं आपको वो बता देता हूँ. आयरन का बाइंडिंग एनर्जी है, सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56 is 492.8 MeV, and binding energy of bismuth 209 it's basically 1640 mega electron volt. क्लियर? तो क्या यहाँ पे ये कहना सही होगा कि bismuth is more stable than nuclei of bismuth, Bi is more stable than nuclei of iron? The question is, or the point is that yes, we can't say it that this has more binding energy, so that's why this is more stable. So for that we need to calculate, we need to define another quantity, that is binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon is simply defined as binding energy divided by atomic mass number or number of nucleons. तो इसको अपन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं. सिंपली बाइंडिंग एनर्जी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली में, सो वी कैन कैलकुलेट हियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई. अब इस सिचुएशन में इफ this comes out to be greater, then I can definitely say X will be more stable nuclei. So
पॉइंट इज दैट कि सिंपली आप बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पर ये कमेंट करोगे कि ए या बी या एक्स या वाई एक स्टेबल न्यूक्लियाई है दूसरे से, दैट इज नॉट राइट। आपको अगर न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को चेक करने का है प्रॉपरली, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द बेटर बेसिकली यू कैन हैव पैरामीटर टू like think about to comment about the stability of nucleus। क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो कि ये तो ठीक है कि न्यूक्लियस को पूरे को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि बिस्मथ के लिए आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको ब्रेक करना है तो ये सप्लाई। लेकिन जो ब्रेक करते हैं हम नॉर्मली, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ मतलब 209 न्यूक्लियंस को एक साथ एक्सप्लोड करा दिया अलग अलग, नो दैट इज नॉट। Sometimes we are removing one nucleon, sometimes we are removing 2 nucleon। तो हमें बेसिकली एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए कितना कौन सा डिफिकल्ट है, दैट इज बेसिकली और इफेक्टिवली वी चेक हियर फॉर स्टेबिलिटी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। तो इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन अगर मैं निकालता हूं BePn फॉर आयरन, तो ये आ जाएगा 492.8 डिवाइडेड बाई 56 एंड दैट कम्स 8.8 MeV एंड BePn ऑफ bismuth, so this 1640 divided by 209 and this comes out to be 7.84। और यहां पे देख सकते हैं कि अगर आपको एक न्यूक्लियन रिमूव करना है आयरन से, तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है। एक रिमूव करना है न्यूक्लियन फ्रॉम bismuth, then you need to supply this much amount of energy। So here I can say now iron nuclei is more stable than bismuth। So you can write binding energy per nucleon is it binding energy X divided by AX if it is greater than binding energy of Y divided by AY। अगर ये जिसको हम बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देन वी कैन से X is more stable nuclei than X is more stable nuclei than Y। So that will be a better method, better way to comment on the stability of nucleus। I hope here basically बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब सिंपल सा ये है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज सिंपली योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्यों इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसका सिंपल सा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज टू चेक द स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर आप एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी सिंपली बाइंडिंग एनर्जी से चेक करोगे, देन यू विल नॉट गेट द राइट रिजल्ट एक्चुअली। फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वो आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि आयरन को देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल क्या है, कम है कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बिस्मुथ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, ज्यादा है, 209 है, यहाँ पे क्या है 56 है। तो BePn बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी ज्यादा है आयरन की कंपेयर टू बिस्मुथ। तो दिस आयरन इज मोर स्टेबल एक्चुअली nuclei or compared to bismuth। So that's why to check the stability of nucleus we need to calculate actually BePn binding energy per nucleon instead of simply binding energy, right? So okay, so see next problem, calculate binding energy and binding energy per nucleon of carbon 12 C612 nucleus if mass of proton this and mass of neutron and mass of C12 is given this U and one atomic mass unit is equal to 931.4 mega electron volt। Now one more thing is this is the language of exactly from one book, that is actually from Cengage। तो उस बुक से प्रॉपर लैंग्वेज मैंने लिखा है ना। Now see here actually, अब देखो यहाँ पे mass of proton, this is given as mass of proton and it's mentioned 1.0078। Another thing here, this mass is actually mass of carbon atom, mass of carbon C atom C12, तो ये दे रखा है तुम्हें 12.000 U एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या होगा बेसिकली, यू कैन राइट मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 6 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट करेक्ट? हमें जो मास डिफेक्ट चाहिए वो सिर्फ न्यूक्लियस का चाहिए, तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड मास लिखेंगे
वो क्या होगा 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 टाइम्स बेसिकली आई एम लाइक न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की बात तो ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने का कि ये जो मास तुम्हें प्रोटॉन बोल रखा है लेकिन जो एक्चुअल में मास दिया गया है वो तुम्हारे हाइड्रोजन एटम का है, क्योंकि प्रोटॉन का मास 1.00726 AMU होता है, यहाँ पे रखा है 1.0078 U। तो अब आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि यहाँ पे तो कार्बन 12, और दूसरी बात यहाँ पे देखो क्लियरली न्यूक्लियस नहीं मेंशन करेगा, सिंपली कार्बन 12 का मास दे रखा है। तो जब सिंपल लैंग्वेज है दैट मीन्स यू टेक इट बाय डिफॉल्ट मास ऑफ एटम। If it is not clearly mentioned that or specially mentioned nucleus, जब न्यूक्लियस क्लियरली वर्ड मेंशन है देन यू विल टेक इट मास ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग दैम प्रॉपरली। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे देखो न्यूक्लियस कहीं मेंशन नहीं है। हाँ BEPN वो सब हम न्यूक्लियस के लिए ही कैलकुलेट करते हैं, एटम के लिए नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो करेक्ट है कि ये जो बात की जा रही है ये न्यूक्लियस के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास दे रखा है वो 12 कार्बन का एटम दे रखा है, C12 एटम कार्बन एटम का मास दे रखा है। और इसमें आप देखोगे कि दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन। जो एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस की मैं बात करूंगा इज इट न्यूक्लियस, तो वो क्या होगा एक्चुअली में इक्वल टू दिस। लेकिन यहां जो C12 है इसमें क्या है 6 इलेक्ट्रॉन भी है, राइट। तो मैं इसी को यहां पे क्या कर सकता हूं, मतलब डेल्टा M है तो दैट आई कैन राइट M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व्ड, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस mass of C12 plus right this minus mass of 6 times mass of electron। क्लियर ना, ये हो जाएगा एक्चुअली रिलेशन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ C12। नाउ इंक्लूडिंग दिस एक्चुअली जिसको तुम्हें लैंग्वेज में तो बोल रखा है प्रोटॉन, बट दिस मास इज एक्चुअली मास ऑफ हाइड्रोजन, वो इतना होता है, राइट। सो दिस यू विल राइट एक्चुअली 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ C12। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से हियर एक्चुअली। तो ये जो मास है थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे जस्ट अजीब है, आप ये बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्रोटॉन लेकिन मास दिया है हाइड्रोजन का। तो ये एक्चुअली में ये मास तुम्हें दिया गया है, ऐसा लैंग्वेज में कभी कभी दिया जाता है, राइट। Yes, I agree that it should not be given this way. It should be like properly mass of hydrogen and that should be mentioned, जो कि पीछे एक क्वेश्चन में मेंशन भी किया था, बट यहाँ पे प्रोटॉन बोल के हाइड्रोजन का मास दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा बिकॉज वी कांट लाइक दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन। तो अदर वेज आप बुक्स को करेक्ट तो नहीं कर सकते, यू कैन करेक्ट योर सेल्फ, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं सीधा सीधा इनका पूरे का मास लिख सकता हूँ 6 इंटू दिस इज वॉट 1.0078 प्लस 6 इंटू 1.0087 माइनस 12.000। तो ये मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट, जस्ट सॉल्विंग दिस देन यू आर गेटिंग एक्चुअली इट्स डेल्टा एम। सो ये आता है 12.0990 माइनस 12.000 u and that comes out to be 0.0990 u delta m। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट्स, यू कैन चेक द कैलकुलेशन। तो ये क्या आ गया अपने पास डेल्टा एम, मास डिफेक्ट आ गया। नाउ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। तो इतने 1 AMU के करस्पॉन्डिंग कितना होता है 931.5। इसके करस्पॉन्डिंग आई कैन राइट 0.0990 into 931.5 and this comes out to be 92.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे तुम्हें ये भी दे रखा है, देखो 1 U की वैल्यू है 931.4 ले रखा है एक्चुअली इन्होंने।
तो ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं, थोड़ा बहुत देयर वेरिएशन देयर कैन बी, नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट. सो फर्स्ट थिंग इज ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या आ जाएगा, सिंपली 92.2 divided by what, 6 or 12? It will be 12 because number of nucleons in the carbon atom, that is 6 neutron and 6 proton, and that comes out to be 12. और इसको सिंपली डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आता है 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. So this is the binding energy per nucleon of carbon 12 atom. So this is the calculation that here are I mentioned few points जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन बोल रखा है, मास एक्चुअली में तुम्हें हाइड्रोजन का दिया गया है, जस्ट टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. हाँ डेफिनेटली चार्ज एंड मास लाइक ऑलवेज इट्स कंजर्व्ड. हाँ कोई भी सिचुएशन है यहाँ पे हमें प्रॉपरली हर एक को कंसिडर करना है. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के मास को कहीं नेगलेक्ट करना है, कहीं इग्नोर करना है, वैसा कुछ नहीं है. बस सिचुएशन यहाँ पे ये है कि कभी तुम्हें प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन का मास दे रखा होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड है. जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. Okay, so this is all about this lecture. Let's continue from here onward in the next class.